घर घर महिलाएं रोजी रोजगार कर सकें। तो पलायन रोकने के लिए 3 स्टेप, पहला पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना, दूसरा कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात महिलाओं को 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना। इससे पलायन रुकेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैंने बताया कि 15 साल के कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सरकारी विद्यालय का क्वालिटी न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए, और बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। मोटे तौर पर जन सुराज के बिहार विकास के ये 3 मूल मंत्र है: शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जिंदगी। आपको पता है, आज से करीब 3 बरस पहले जन सुराज अभियान की शुरुआत हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के विद्यार्थी आश्रम से पदयात्रा के माध्यम से शुरू करी थी। पिछले साल 2 अक्टूबर को उस पूरे अभियान की परिणति के तौर पर, पहले चरण की परिणति के तौर पर बिहार के करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन किया है जिसका नाम है जन सुराज। बांका में हम लोग अभी तक पदयात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मैं बांका में पहले एक बार आया हूँ। लेकिन दल बनने के बाद ये बांका की मेरी पहली यात्रा है। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। आज भौरैया में एक छोटी सभा है। उसके बाद जैसा कि पहले से घोषित है, 20 मई से छपरा, जिसको सारण जिला में कहते हैं, वहाँ जेपी के गांव सिद्धार्थ दियारा से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हर दिन 120 दिन में 240 विधानसभाओं में गांव, पंचायत, ब्लॉक, प्रखंड, हर जगह हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में बदलाव के संकल्प के साथ बिहार में भी तरक्की हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार में भी सही मायनों में जेपी के सपनों के अनुसार व्यवस्था का परिवर्तन हो। इस लक्ष्य के साथ अगले 4 महीनों में हम लोग बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्र में, मैं खुद जाऊंगा उस दौरान, मैं बांका में भी, यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके हिसाब से 3-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। उस समय फिर से मुलाकात होगी। आज संगठन चूंकि बन गया है, संगठन बनने के बाद, दल बनने के बाद पहली बार मैं आया हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि 120 या 125 सीट अगर आ गया हमको तो हम अपना हार मानेंगे उसको। अगर 25 सीट आ जाता है आपको तो आप किस साइड बैठेंगे सदन में, पक्ष में या विपक्ष में या किसी के समर्थन में? जब 125 को अपनी हार मानेंगे तो स्वाभाविक है, अगर 25 या 30 आ गया तो उसको जीत तो मान नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल विपक्ष में बैठेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग के लिए, मेरे लिए राजनीति चुनाव लड़के एमएलए एमपी बनना, बालू और शराब का ठेकेदारी करना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जितना नाम, पैसा, शोहरत लोग एमएलए एमपी मंत्री बनकर कमा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से पहले से मिला हुआ है। राजनीति मेरे लिए एमएलए एमपी मंत्री बनने का जरिया नहीं है। राजनीति में इसलिए आए हैं कि ऐसा लगता है कि बिहार के मिट्टी के होने के नाते बिहार में सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी न किसी को प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमारे जैसे व्यक्ति के द्वारा ये प्रयास नहीं किया जाएगा तो प्रयास कौन करेगा? आप लोग या समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात की चर्चा कर रहा है कि इस प्रयास को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि मेरा मानना है कि चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रयास चाहे हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, अगर बिहार में सुधार करना है तो प्रयास तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। तो पहले प्रयास को देखिए, जांचिए, परखिए। बहुत ज्यादा परिणाम की चिंता किए बगैर कीजिए। परिणाम की चिंता हमेशा करते रहेंगे तो कभी आमूल चूल परिवर्तन वाला प्रयास आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि
अगर रूटीन आपको परिवर्तन चाहिए तो करने के लिए पहले से राजनीति चल ही रही है। तो आपको ये तय करना है कि जो प्रयास जन स्वराज के बैनर के तहत किया जा रहा है, क्या ये प्रयास बिहार के हक में है, बिहार के भले के लिए है, और उस पर टीका टिप्पणी जायज है। परिणाम क्या होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ये हम लोग को ये बताया जा गया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी विफल हो नहीं सकता है। इसलिए जनसुराज को भी सफलता मिलनी ही मिलनी है। बिहार की भी किस्मत आज नहीं तो कल बदलेगी ही बदलेगी। वो दिन आएगा ही आएगा जब बिहार भी दूसरे राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, यहाँ के बच्चे भी शिक्षा रोजगार के दौर में आगे रहें। ये स्थिति हमेशा, आज की जो स्थिति है, हमेशा नहीं बनी रह सकती है। इसलिए जनसुराज का ये प्रयास आपको उसी नजरिए से देखना चाहिए। ये जो गांव में आतंकवादी हमला हुआ उसमें हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि जिम्मेवारी किसकी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने एक बात पिछले 8-10 वर्ष में बड़े, मैं कहूँगा बखूबी किया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो सरकार डिफेंसिव नहीं है। कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष उस पर सवाल करता कि भाई आपकी गलती से इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ पर विपक्ष ही डरा हुआ है कि कहीं गलती से कुछ पूछ न दें कि बस पूरा समाज पोलराइज कर दें। भाई घटना हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। और पिछले 3-4-5 सालों में जो एक धीरे धीरे समाज में विश्वास बनना शुरू हुआ था कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है, या इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म कर दिया गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। 2 दिन पहले हुई विभत्स घटना ने इसको फिर से बताया है कि आतंक और आतंकवादियों की जड़ें जो हैं वो गहरी हैं और वो लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई है। और सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी और नारेबाजी से ऊपर उठकर इस पर और काम करने की जरूरत है। ये 2 दिन के पहले की घटना ने बताया है। बात किसी जाति, धर्म, पक्ष विपक्ष का नहीं है। देश का हर व्यक्ति चाहे घर घर महिलाएं रोजी रोजगार कर सकें, तो पलायन रोकने के लिए 3 स्टेप। पहला, पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना। दूसरा, कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ना। और तीसरी बात, महिलाओं को 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना। इससे पलायन रुकेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैंने बताया कि 15 साल के कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सरकारी विद्यालय का क्वालिटी न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए। और बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। मोटे तौर पर जनसुराज के बिहार विकास के ये 3 मूल मंत्र है: शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जिंदगी। एक बात बताइए, विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हुआ था, गिराया गया सरकार के द्वारा, जांच हो रही है, लेकिन अभी वक्त बिल के बाद जो है पीछे लगातार विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हम और आप नहीं जानते हैं कि पुलवामा की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग उसका दोषारोपण सरकार पर करते हैं, सरकार का अपना पक्ष है। लेकिन जब तक कोई बात प्रमाणित तौर पर जनता के बीच में न हो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आतंकी हमले के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए। ये गलत है और गलत का साथ किसी भी नजरिए से नहीं किया जा सकता है। उसका कारण चाहे कुछ भी बताया जाए। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये लोग चाहे वो पुलवामा की बात हो या आतंकवादी का जनरल मामला हो, इसको धर्म से जोड़कर समाज में विद्वेष फैलाने की इनकी जो नीति और सोच है उसका नुकसान है। और उसका भी विरोध उतनी ही मजबूती से होना चाहिए जितना विरोध पहले की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का होता है। तो अगर भाजपा वाले ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गलती है, उसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, आपकी सरकार अगर बनती है तो भ्रष्टाचार पर आप क्या, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वो इस तरह की घटना की निंदा करेगा ही करेगा। आतंक फैलाने वाले लोगों की ना कोई जात है, ना धर्म है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है। आज से 15-20 साल पहले पंजाब में जब खालिस्तान
की गतिविधि चल रही थी, खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, तो हम में से कई लोगों ने देखा सुना होगा कि बसों से हिंदुओं को उतार कर मारा जाता था। वहां पर तो मारने वाले मुसलमान नहीं थे, तो चाहे मारने वाला सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर कोई हिंसा करता है, निहत्थे पर गोली चलाता है, तो वो अपराध है, जघन्य अपराध है, उसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसा कुकृत्य करने वालों को हर तरह से कड़े से कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए। मोदी जी का बिहार दौरा है, क्या कहेंगे? मोदी जी का बिहार दौरा है तो ये कहेंगे कि मोदी जी विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा हो न हो। मोदी जी से आग्रह ये करेंगे कि कम से कम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में लोगों के पैसा से प्रचार करना बंद कीजिए। आज मोदी जी आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मधुबनी ले जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है, अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मोदी जी आ रहे हैं तो आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल होगा कि मोदी जी 2015 में आरा की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के लिए वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, तो 2015 से अभी हम लोग 2025 में 10 वर्ष हो गया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ राज्य में मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा जिसको यहाँ पर जदयू और भाजपा की सरकार ने लूट लिया, क्योंकि जमीन पर तो हम लोग कहीं 1,25,000 करोड़ की योजना दिख नहीं रही है, उस पैकेज का असर नहीं दिख रहा है। तो भाई दो ही संभावना है, या तो मोदी जी को हमकर पैसा दिए नहीं, या फिर उन्होंने पैसा दिया और उनके साथी दलों के नेताओं ने, जिसको डबल इंजन कहते हैं, जदयू भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने उस पैसे को लूट लिया। तीसरी तो कोई संभावना हो नहीं सकती है। तो कोई आगे की बात करे, आगे घोषणा करे, इससे पहले मोदी जी को इस बात को भाजपा के उनके साथियों को ये स्पष्ट करना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी तो आपसे मिलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम जदयू और भाजपा के जो नेता मिले उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि सर वो 1,25,000 करोड़ आया नहीं कि आया और उसको आप लोगों ने सब मिलकर अधिकारियों के साथ लूट लिया, हुआ क्या, ये तो बताओ। व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है, आपकी सरकार आई तो पहले कौन सी व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा? सबसे पहली जो व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा वो साल भर में यहाँ पर पलायन को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, पलायन को रोक दिया जाएगा। जो पहली घोषणा है कि नाली गली जब बने तब बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर यहाँ से युवाओं का पलायन बिल्कुल रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर युवा को रोजगार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कम से कम 10 से 12-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी हमने जारी किया है, इसको कैसे किया जाएगा। इसको करने के लिए हर साल बिहार के बैंकों के द्वारा जो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है उसको रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जिस दिन बिहार में पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो पहली प्राथमिकता है बिहार में पलायन को रोकना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए कम से कम बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो, और इसका भी ब्लूप्रिंट जो हमने बताया है, सरकारी विद्यालयों को ओवरनाइट ठीक नहीं किया जा सकता है। कम से कम 4 से 5 वर्ष लगेंगे। अगले 10 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाएगा, तब जाकर बिहार में विश्व स्तरीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है। लेकिन 10 वर्ष में वो काम किया जाए, तब तक
लोगों की पढ़ाई तो रुक नहीं सकती है। तो जन सुराज ने घोषणा की है कि जब जन सुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो हर गरीब व्यक्ति को, हर गरीब परिवार को ये अवसर होगा कि अगर सरकारी विद्यालय आपके एरिया में ठीक नहीं है, वहाँ से खिचड़ी बढ़ रही है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस, एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से आपके लिए भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बेहतर स्कूल में पढ़ सके। ऐसा इसलिए कि जन सुराज का मानना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। तो पलायन रोकना पहली प्राथमिकता है, बच्चों की शिक्षा को सुधारना दूसरी प्राथमिकता है, और जो तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, जिसको सिर्फ 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जिसमें दिव्यांग और विधवा भी शामिल हैं, वो जीवन का बेसिक चीज उनको हासिल हो, इसके लिए उनको 400 के बजाय कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिल जाए। पलायन रोकने के लिए 2 और बातें हम लोगों ने कही है। एक तो पूंजी का पलायन रोकना, दूसरा मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ना, ताकि कृषि से जुड़े हुए मजदूर हरियाणा पंजाब न जाए। यहाँ के किसान एक और मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ से मजदूर जाकर पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे हैं। और तीसरी बात कही गई है कि हर महिला को जो स्वरोजगार करना चाहिए, जो ये कहे कि हमारी सरकार बनेगी और कल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम इस तरह की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन सुराज ने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है। आपने देखा इस देश में एक दल, एक आंदोलन अन्ना का शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि जन लोकपाल करके कानून बन जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने आंदोलन किया वही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई एक व्यक्ति या एक कोई कानून, एक कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को रोक पाएगा। दुनिया भर में जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, उनसे अगर आप सीखें तो बिहार के लिए जन सुराज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 4 बातें बताई हैं। पहला, सही और ईमानदार, जहां तक हो सके सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों को, बदमाशों को, लुटेरों को, गुंडों को चुनकर सरकार में बैठाएंगे तो उससे आप ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कही गई, सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण। आज पूरी जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर चला रहे हैं। उन्हीं के हाथ में 3 लाख करोड़ का बजट है, उन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। उनकी मर्जी होगी तो पैसा जारी होगा, उनकी मर्जी नहीं होगी तो पैसा जारी नहीं होगा। जब पंचायती राज का कानून बनाया गया 1990 के दशक में, तो उसके प्रपत्र में ये लिखा गया है कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और करीब करीब 1/3 विकास की राशि पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से खर्च होना चाहिए। बिहार में पिछले 20 वर्ष में 3% से कम राशि ही पंचायती राज्यों के माध्यम से खर्च हो रहा है। सारा पैसा अफसरशाही और अफसरों के माध्यम से खर्च हो रहा है। तो जन सुराज की दूसरी सोच है कि ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व के चुनाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब कुछ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और उसके 4 अधिकारियों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप ये है, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी। जो भी योजना चल रही है, लोगों को ये पता तो चलना चाहिए कि योजना क्या है, उनका उनमें अधिकार क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमको आवास के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिलना चाहिए। भूमिहीनों को ये पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि हमको आगो के कार्ड कहाँ से मिलेगा या किसानों की स्वनिधि का पैसा कब मिलेगा। तो जन भागीदारी न होना भी बड़ी परेशानी है। और चौथा और अंतिम बात, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे आप देख रहे हैं, पहले बिजली का बिल का बहुत चोरी होता था। जब से स्मार्ट मीटर आ गया, प्रीपेड आने से लोगों को दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद से बिजली चोरी में कमी आई है। अब आप देख लीजिए, यहाँ नल जल योजना की बात होती है,
नल जल योजना में आज तक 25,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ योजना बनी, कहाँ चालू है, कहाँ बंद है। अगर 25,000 करोड़ रुपया में से कुछ पैसा लगाकर स्मार्ट मीटर इन सारी योजनाओं में लगाया गया होता तो पटना में बैठे बैठे आपको पता चलता कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, पानी कहाँ तक पहुंचा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है बिहार में भ्रष्टाचार रोकने का। ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग। इन चारों चीजों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और सभी पार्टियों में लगभग जातिगत समीकरण साथ है। आपका क्या रहेगा? आपका उम्मीदवार चुनने में आपकी क्या ये रहेगी? देखिए, ऐसा है, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप किसी न किसी जाति के हैं और समाज में अगर जाति एक मुद्दा है तो राजनीति में भी जाति होगी ही होगी। जन सुराज की सोच ये है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टी में पदों का डिस्ट्रीब्यूशन जाति के आधार पर ना होकर क्षमता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिहार में 243 लोगों को जन सुराज से टिकट मिलना है और 1000 से ज्यादा लोग काबिल है या उस पद के लिए, उस मनोनयन के लिए इच्छुक है, तो उन 1000 काबिल सही लोगों में से बंटवारा कैसे किया जाएगा? उसके लिए कहा गया कि जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति के उतने काबिल लोगों को लाकर टिकट दिया जाएगा। तो पहला आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में ये बंटवारा कैसे होगा, उसमें जाति का, जेंडर का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 40 महिलाओं को टिकट मिले, कम से कम 40 मुस्लिम साथियों को टिकट मिले, 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोगों को भागीदारी दी जाए। जाति आधार नहीं है, आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में से अगर बंटवारा करना है तो कुछ न कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव आधार होना चाहिए, इसलिए उसको रखा जाएगा। सर, बिहार की राजनीतिक जमीन पे जो मौजूदा पार्टियों द्वारा जातिगत समीकरण साधा गया है, उसको आप अपने मैनिफेस्टो के तीर से कैसे, मतलब जो गरीब को तोड़े जीविका दीदियों का, उसका सामना आप कैसे अपने मैनिफेस्टो से करते हैं? भाई, हम तो जहाँ 2 साल पैदल चले, हमको तो कोई जीविका दीदी बहुत खुश नजर नहीं आई। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसरों का या सेमाई गवर्नमेंट ऑफिस लोगों का एक काडर बनाकर उनसे प्रचार करना, उनसे वोट लेना, ये कोई नीतीश कुमार पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत दलों में, बहुत नेताओं ने ऐसा ट्राई किया है। जब जनता का मूड बदल जाए तो ये कोई काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए कि उन्होंने विकास मित्र और टोला सेवक बनाए, अगर विकास मित्र और टोला सेवक उनसे सरकार से सैलरी पा रहे और शायद जदयू की मदद करना भी चाहे, ये अगर सच्चाई है तो ये भी तो सच्चाई है कि 50 लाख दलित महादलित परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन 50 लाख लोगों में सिर्फ 2.34 मतलब 2.25 लाख लोगों को ही वो जमीन मिली है। आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद दलित परिवारों को सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली, जबकि 2006 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हर दलित महादलित परिवार के भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा। तो अगर उन लोगों को जमीन नहीं मिली है तो सरकारी कर्मचारी कुछ भी कह ले, उसका असर होने वाला नहीं है। वो लोग नीतीश के खिलाफ ही वोट देंगे, चाहे वो जीविका दीदी हो या टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या सरकार के दूसरे पदाधिकारी हो। शराबबंदी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपके द्वारा इस पे क्या स्टैंड है? और अगर आपका शराबबंदी को हटाने का अगर प्रक्रिया है तो क्या आपको वोट बैंक खिसकने का, महिला वोट बैंक काफी हद से जुड़े हुए हैं? जनसुराज इन चीजों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखता। मैंने शुरुआती दिनों में ही कहा है कि इस अभियान में मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो मुझे सही लगता है उसको बोलेंगे, चाहे उसका वोट बैंक पर पॉजिटिव असर पड़े या नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये समझिए कि शराबबंदी से ज्यादा हमारा विरोध शराबबंदी के उस कानून से है जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है।
शराबबंदी अगर हो तब तो उसको हटाने और रखने की बात है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबों के दुकान बंद है, होम डिलीवरी चल रही है। और यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का, बिहार सरकार का, आपका, हमारा इस गलत कानून की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसर और नेताओं के पास। और सबसे बड़ी बात, जो युवा यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, पहली बार बिहार में पिछले 2-3 साल में सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो 2-4-5 साल में, जैसे आपने उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, वैसे आप उड़ता बिहार देखिएगा, क्योंकि हर गांव में लड़के सूखा नशा की ओर अग्रसर है। तो आप हटाएंगे? अरे पहले बोला 1 घंटा में, सोचेंगे नहीं, सरकार बनी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर कूड़ादान में फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।